वेलकम गाइस। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो आज की यहाँ पर जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी एग्रोनॉमी की क्लास। और इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया गया है, जिनसे आपको क्वेश्चंस याद रखिएगा, याद होते रहे और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी होती रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितनी भी यहाँ पर क्लासेस मिले वो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो ऑप्शंस आपके सामने है, चाहो तो आप भी साथ साथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज केवल आप ध्यान से सुन सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह मिट्टी जिसमें सूखने पर दरार पड़ती है, जिसमें स्वयं जुताई की अवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन को पहले से समझ लीजिए, आप आसानी से इसको बता दोगे। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए गीली मिट्टी है, जब वो सूखेगी तो उसमें क्या होगी, याद रखिए दरारें पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाएगी। और ये दरार पड़ना को ही याद रखिएगा, एक तरीके से क्या माना गया है कि उस मृदा में क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक स्वयं जुताई हो जाती है। क्यों? क्योंकि जुताई में भी तो याद रखिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को पोली करते हैं, मतलब मिट्टी में दरार करते हैं। ठीक है, तो उसी संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन सी मिट्टी है, क्या लाल मिट्टी है, क्या पीली मिट्टी है, क्या काली मिट्टी है, क्या बलुई मिट्टी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अवस्था पाई जाती है, मतलब मान लीजिए ऐसी कोई मिट्टी है जिस पर पानी भर चुका है और जैसे ये सूखता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है, तो ये जो अवस्था होती है ये पाई जाती है, याद रखिए, काली मिट्टी में। जो ब्लैक सोइल होती है, जिसे हम याद रखिए काली कपास मृदा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए कपास के लिए काली मृदा है ये काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, इसलिए काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, ये भी याद रहेगा, काली कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लिया जाता है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को याद रखिए एक और नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिए काली मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए इसमें जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भी ये गीली होती है तो क्या होती है, ऑटोमेटिक इसमें दरारें पड़ जाती है, तब ये सूखती है। ठीक है, जब ये सूखती है तब क्या होती है, इसमें दरारें पड़ जाती है, और दरार पड़ना को ही स्वयं जुताई का क्या अवस्था दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, भारत में मोठ बीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन पाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो याद रखिए अगर आप बात करेंगे मोठ, इसकी एक फेमस वेराइटी है ना, RMO 40, RMO 40, जड़िया ज्वाला, ये सभी क्या है वेराइटीज़, ये सभी मोठ की वेराइटी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और इनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्षेत्रफल और उत्पादन में, तो आई थिंक आपने दे दिया होगा जवाब। तो यहाँ पर याद रखिए जो मोठ है इसमें तो हमारा जो राजस्थान है स्टेट है, यही प्रथम स्थान पर है। ठीक है, वैसे अगर आपको पूछा आता, याद रखिएगा क्या, कि भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तिलहनी फसल कौन सी है, तो भारत की तो याद रखिए तिलहनी फसल कौन सी है, ग्राउंड नट है, मूंगफली है, ग्राउंड नट है, पीनट है, सॉरी अर्थनट इसे बोला जाता है, ग्राउंड नट को अर्थनट बोला जाता है। ठीक है, पीनट तो हमारा क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि भारत की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है, मूंगफली है। लेकिन अगर आपको पूछा था राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है, तब आप क्या बताओगे, सरसों। ठीक है, राजस्थान में मुख्यतः कौन सी ली जाती है तिलहनी फसल, वो होती है सरसों। लेकिन अगर बाई चांस आपको पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी तिलहनी फसल है जिस पर कांटे लगे होते हैं, तो आप क्या बताओगे, ऐसी कोई सी तिलहनी फसल है जिस पर कांटे पाए जाते हैं, मतलब थोर्नी ओएसिड क्रॉप कौन सी है, कांटेदार तिलहनी फसल कौन सी है, तो वो होती है, याद रखिए कुसुम। कौन सी होती है, कुसुम, क्योंकि कुसुम से तेल भी प्राप्त किया जाता है और इस पर याद रखिए कांटे लगे होते हैं, जिसे हम सेफ्लोवर भी कहते हैं। कार्थिमस टिंटोरियस इसका नाम होता है, कुछ याद आया, कंपोजिट इसका कुल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि नींबू में पत्ती धब्बा रोग कौन सा होता है या फिर किसके कारण होता है। सबसे पहले याद रखिए इसे हम बोलते हैं लीफ स्पॉट, लीफ स्पॉट डिजीज़। तो चलिए बताइए, इंग्लिश में है लीफ स्पॉट, हिंदी में है पत्ती धब्बा रोग। तो ये बताइए ये जो रोग होता है नींबू में, ये किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, क्या जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर या फिर नाइट्रोजन या फिर नत्रजन।
तो यहाँ पर याद रखिए, अगर आपको पूछा जाता है नींबू वर्गीय या फिर नींबू में जो लीफ स्पॉट जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है याद रखिए मोलिब्डेनम के कारण। मोलिब्डेनम की कमी के कारण याद रखिएगा लीफ स्पॉट होता है, जिसमें क्या होती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं इनकी जो पत्तियाँ है ये पीली क्यों पड़ जाती है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण। ठीक है, वैसे नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको यही पूछा जाएगा कि जो लीफ स्पॉट है वो किसके कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो याद रखिएगा मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसको हम देकर तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, फास्फोरस, सल्फर, जिंक या फिर निकेल। तेल की मात्रा को आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पर याद रखिएगा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाहे किसी भी फसल को वो पूछे, चाहे वो कुसुम पूछ सकता है, वो कपास पूछ सकता है, वो सोयाबीन पूछ सकता है या फिर तिल पूछ सकता है। ठीक है, जिनसे भी तेल निकलता है, अगर मान लीजिए स्पेशल कोई क्रॉप का नाम देता है या फिर डायरेक्ट आपको पूछता है कि तिलहनी फसलों में जो तेल की मात्रा है ये किस पोषक तत्व के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखिएगा जिसे हम कहते हैं सल्फर, जिसे हम कहते हैं गंधक, जिसे हम कहते हैं गंधक का अम्ल। कुछ भी नाम मिले याद रखिएगा सल्फर को ही गंधक कहते हैं, गंधक का अम्ल भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो सल्फर ही वो तत्व है जो क्या करेगा, ऑयल सीड क्रॉप का जो तेल है उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। अगर सल्फर की कमी है तो तेल कम बनेगा, अगर सल्फर अच्छा है तो याद रखिएगा वो अच्छा बनेगा। ठीक है, वैसे याद रखिएगा सल्फर से रिलेटेड 3 पोषक तत्व होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन। 3 अपर रूप होते हैं, ऐसे मान लीजिए आप एक तरीके से कि एमिनो एसिड होते हैं ये। सल्फर से निर्मित एमिनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिए, सिस्टीन, सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन, और मेथियोनिन। ये तीनों क्या होते हैं, याद रखिए सल्फर के एमिनो एसिड होते हैं। ये क्वेश्चन आपको जेट में पूछा गया है, जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी अभी। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए सल्फर के एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन। सल्फर वही तत्व की हम बात कर रहे हैं जो क्या करता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अलसी की फसल है। यहाँ पर केवल सीजन आपको पूछा गया है कि अलसी रबी की है, खरीफ की है, जायद की है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको जेट में पूछा जा चुका है। तो जो अलसी है याद रखिए ये एक रबी की फसल है, अलसी है ये एक रबी की फसल है। और तिल क्या होती है, याद रखिए खरीफ की फसल होती है। अलसी तो होती है रबी की और तिल होती है खरीफ की। दोनों को याद रखिए, दोनों में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिससे याद रखिए रेशा भी प्राप्त किया जाता है और साथ साथ में तेल भी प्राप्त किया जाता है, तो वो फसल भी कौन सी है, याद रखिएगा तिल है, अलसी है। कौन सी है, अलसी है। ऐसी फसल जिससे रेशे के साथ साथ तेल भी प्राप्त किया जाता है तो वो होती है, याद रखिएगा अलसी। अगर ऑप्शन में आपकी अलसी नहीं है और कपास है तो कपास भी याद रखिएगा ऐसी ही फसल है जिससे रेशा भी प्राप्त किया जाता है और तेल भी प्राप्त किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको राइट आंसर देना होगा। अगर आपको अलसी मिलता है तो अलसी है, कपास मिलता है तो कपास है, दोनों मिलता है तो दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सर्वाधिक अंकुरण क्षमता किसमें होती है, तो सबसे कम किसमें होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए, इसका राइट आंसर जाना है क्योंकि लगभग चने में 85% की समथिंग होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो चने में होती है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा था वो कपास से पूछा था कि सबसे कम जो अंकुरण क्षमता होती है वो किसकी होती है, याद रखिए कपास की होती है। कितनी होती है, 65% होती है। वैसे जो याद रखिएगा अंकुरण क्षमता है ये इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, 70-75 से ज़्यादा, लेकिन कपास में ये कम पाई जाती है। कितनी, 65, सबसे कम इसी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सीमा जीन के कुल सक्रिय तत्व की मात्रा, तो ये आपको डायरेक्ट क्लियर कर लेना है, 60% होती है। जो एक्टिव इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो 60% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी फसल वायुमंडल से अधिकतम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है।
क्या पूछा गया है कि जो सर्वाधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य है वो किस फसल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने मटर, लूसन, स्वीट क्लोवर या फिर सोयाबीन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो हमारा रिंजका है, जिसे हम याद रखें या चारे वाली फसलों की रानी भी कहते हैं, चारे वाली फसलों की रानी, राजा तो क्या है बरसीम है, लेकिन चारे वाली फसलों की रानी रिंजका है। रिंजका को याद रखिए एक और नाम दिया गया है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। और बरसीम को क्या कहते हैं, इजिप्शियन क्लोवर। बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर बोला जाता है। बरसीम उसी की हम बात कर रहे हैं, ट्राइफोलियम एल्गेजेंड्रम जिसका नाम होता है, लेकिन रिंजका का नाम क्या होता है, मेडिकागो सटाइवा होता है। रिंजका और बरसीम दोनों ही लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों का ही प्रयोग मुख्यतः चारे वाली फसलों के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, लूसन रिंजका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, CH4, CFC, N2O, CO2। CH4 का मतलब है मीथेन, CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 का मतलब होता है, आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग है, जिसे आप इस तरीके से ये बोल सकते हो हरित गृह प्रभाव है, ये किस गैस के कारण पड़ता है। अब आप ये बोलोगे सर जी CO2 से भी पड़ता है, नाइट्रस से भी पड़ता है, CFC से भी पड़ता है। तो भाई अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में पड़ता है, किससे पड़ता है, ये बताइए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको राइट आंसर देना है। तो ये सारे तो मान लीजिए करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये भी करता है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो करती है CO2। कितना करती है, 55%। ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है, ठीक है, वो करती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करेंगे तो ये केवल 4% है, 3 से 4% ये करती है। CFC है, ये भी याद रखिए 4 से 5% करती है। तो इनका कोई रोल नहीं होता है। CH4 है, ये भी 25 के समथिंग करती है, इनका वैसे कम रोल होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे तो डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि पादप रोगों से बचाव हेतु रासायनिक कणों के छिड़काव का आकार कितना होना चाहिए। तो ये आकार होना चाहिए 30 से 150 माइक्रोन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कंपोजिट कुल का पौधा है, फालसा, चाय, तिल, कुसुम। तो यहाँ पर पूछा गया है कंपोजिट कुल। तो जस्ट अभी आपको क्लियर करवाया था कि जो कुसुम होता है, याद रखिए ये क्या होता है, कांटेदार फसल होती है, कांटेदार तिलहनी फसल होती है। इसका नाम क्या होता है, कार्थेमस टेंटोरियस। क्या होता है, कार्थेमस टेंटोरियस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सैफ्लोवर। कुल होता है इसका कंपोजिटी। ठीक है, तिल का क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तिल का कुल कौन सा होता है। तो तिल का याद रखिएगा पेडिलिएसी होता है। तिल किस प्रकार की फसल है, एक खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, फालसा की अगर बात करेंगे तो फालसा में क्या होता है, मतलब किस कुल का पौधा होता है ये, फालसा याद रखिएगा टिलिएसी का होता है। आपने जूट तो नाम सुना ही होगा, जूट और फालसा। जूट और फालसा क्या होता है, याद रखिएगा दोनों ही टिलिएसी के हैं। तिल क्या है, पेडिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और बताइए कुसुम के साथ साथ आप किसको रिलेट कर सकते हो, कंपोजिटी में और कौन कौन से आते हैं बता सकते हो। सूरजमुखी ले सकते हैं ना, सूरजमुखी भी तो क्या है, एक प्रकार का कंपोजिट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका ही एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये चलाई गई थी 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है राजस्थान में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि सीताफल का जो एक्सीलेंस सेंटर है, उत्कृष्टता केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है। क्या बूंदी में, क्या जयपुर में, चित्तौड़गढ़ या फिर धौलपुर, कहाँ पर स्थित है बताइए। तो याद रखिए सीताफल का अगर आपको पूछा आता है तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है, या जैसे कि मान लीजिए आम का अगर आपको पूछा जाता है, तो इसका होता है खेमरी धौलपुर में। कहाँ होता है? आम का एक्सलेंस सेंटर खेमरी धौलपुर में स्थित है। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए अनार का, तो अनार का तो जो एक्सलेंस सेंटर है, उत्कृष्टता केंद्र है, ये डिंडोल बस्सी जयपुर में ही स्थित है। डिंडोल बस्सी जयपुर में स्थित है। अगर आपको पूछा जाता है, हम बात कर चुके हैं आम की, हम बात कर चुके हैं किसकी जस्ट बात की थी हमने, आम की हो चुकी है। चलिए अमरूद का याद रखिएगा, अमरूद का भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अमरूद का जो उत्कृष्टता केंद्र है, याद रखिएगा, देवड़ावास टोंक में स्थित है। देवड़ावास टोंक में स्थित है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है नींबू का, तो नींबू वर्गीय फलों का याद रखिएगा जो उत्कृष्टता केंद्र है, ये स्थित है नानता कोटा में स्थित है। नानता ग्राम कोटा में स्थित है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है संतरा का, याद रखिएगा नींबू वर्गीय फलों का तो नानता कोटा में है, लेकिन केवल संतरा का जो उत्कृष्टता केंद्र है ये झालावाड़ में स्थित है। याद रहेगा कि नींबू वर्गीय का पूछा जाए तो नानता कोटा में स्थित है, लेकिन केवल संतरा का पूछा जाए तो संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। अमरूद का देवड़ावास टोंक में स्थित है। आम का खेमरी धौलपुर में स्थित है। अनार का डिंडोल बस्सी जयपुर में स्थित है। इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए एक और याद रखिएगा खजूर का, तो खजूर का कहाँ होता है? सागर भोज का जैसलमेर। सागर भोज का जैसलमेर में याद रखिएगा खजूर का एक्सलेंस सेंटर बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसे डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं, 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि के लिए किसका जलवायु वर्गीकरण मान्य है? मतलब कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोपेन का, डिकेंडोल का, ट्रोल का या फिर थॉर्नवेट का। तो याद रखिए कृषि की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो ट्रोल इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात करेंगे राजस्थान की जितनी भी जो एग्जाम्स हैं उनमें कौन सा पूछा आता है, तो उनकी दृष्टि से याद रखिए कोपेन का जो वर्गीकरण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?